जैसा कि हम लोग पहले से अनुवाद के बारे में बातचीत करते आ रहे हैं और हमने पीछे की कक्षाओं में अनुवाद, उसकी प्रकृति, उसकी विशेषता, अनुवाद के विभिन्न प्रकार और अनुवाद क्यों ज़रूरी है, इस पे हमने काफ़ी विस्तार से बात की है। आज हम बात करने जा रहे हैं अनुवाद की समस्याएं या अनुवाद की सीमाएं, कि अनुवाद की करते समय किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है या क्या क्या अनुवाद की सीमाएं हैं, और इसको लेकर एक अनुवादक जो स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में विषय के अंतर वस्तु को बदलता है या सूचनाओं को पहुंचाता है, उसे किन किन बातों को लेकर के बहुत गंभीर तैयारी की जरूरत होती है। इस विषय पे बातचीत करते हुए हम इसे भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आप सब मोटे तौर पे बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं कि अनुवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक स्रोत भाषा होती है और एक लक्ष्य भाषा होती है। स्रोत भाषा की सामग्री को, विषय वस्तु को या सूचना को हम क्या करते हैं, लक्ष्य भाषा में परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि भाषा तो बदल ही जाती है, वह सूचना भी दूसरी भाषा में परिवर्तित हो जाती है या दूसरी भाषा में वह सूचना संप्रेषित होती है। ध्यान देने वाली बात है कि स्रोत भाषा अलग है और लक्ष्य भाषा अलग है, और प्रत्येक भाषा की अपनी प्रकृति अलग है, उसकी व्याकरणिक संरचना अलग होती है, उसकी शैली अलग होती है, शब्दावलियों का प्रयोग समय, स्थान, परिवेश के हिसाब से अलग अलग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे यह भी ध्यान देखने की जरूरत है कि जो सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश है वह भी भाषाएं क्या करती हैं, दर्ज करती हैं। कोई भी लोकल भाषा या बोली आप देखेंगे, उस भाषा में, उस बोली में वहाँ का सामाजिक परिवेश भी क्या होगा, परिलक्षित होता रहता है। तो दो महत्वपूर्ण बातें हैं, एक भाषागत भिन्नता और एक सांस्कृतिक परिवेश या सामाजिक परिवेश की भिन्नता, जिन भिन्नताओं के कारण स्रोत भाषा की सामग्री को लक्ष्य भाषा में अनुदित करते समय अनुवादक के सामने कठिनाई खड़ी होती है। ऐसे में अनुवादक से ये उम्मीद की जाती है कि वह स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का अच्छा ज्ञाता होने के साथ साथ, ठीक है, जिस भाषा में अनुवाद करना है और जिस भाषा से अनुवाद करना है, यानी कि स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को भी ठीक ढंग से समझने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। आई बात समझ में? लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में अनुवादक को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या अनुवाद करते समय उसे कई तरह की सीमाएं अनुवादक के सामने खड़ी हो जाती हैं, जिन सीमाओं को या जिन समस्याओं को अनुवादक को कड़ी मेहनत, धैर्य और अच्छी सूझबूझ के साथ क्या करना होता है, पार करना होता है। एक एक करके क्रमशः अब हम अनुवाद की जो समस्याएं या जो सीमाएं हैं उस पर हम प्रकाश डालेंगे और बिंदुवार उसकी व्याख्या करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली जो समस्या है या जो पहली सीमा है वह है स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की प्रकृति में अंतर होना, ठीक है। पहली सीमा यह है, या समस्या आप इस तरह से रेखांकित कर सकते हैं कि स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की प्रकृति में क्या होती है, भिन्नता होती है। उदाहरण के साथ इसे आप समझने की कोशिश करें। दुनिया की अलग अलग भाषाओं को आप देखेंगे तो उनकी लिपि अलग है, ठीक है, लिखने का उनका तरीका क्या है, अलग है, उनकी व्याकरणिक संरचना भी क्या है, अलग है, ठीक है ना, उनकी शैली भी क्या है, अलग है। ऐसे में एक भाषा में जो दर्ज अंतर वस्तु है, जब उस अंतर वस्तु को, असली चुनौती क्या होती है, असली चुनौती तो एक भाषा में जो बात कही गई है, जो भाव और जो विचार है, उसे दूसरी भाषा में क्या करना है, परिवर्तित करना होता है। लेकिन परिवर्तित करना है दूसरी भाषा में, और उस दूसरी भाषा की प्रकृति क्या है, अलग है, ठीक है ना, शैली क्या है, अलग है। ऐसे में स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की प्रकृति में जो भिन्नता होती है, वह भिन्नता अनुवादक के सामने एक सीमा खड़ी कर देती है या एक हद तक समस्या पैदा कर देती है। छोटे तौर पे, उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो एक अंग्रेजी भाषा है और एक हिंदी भाषा है, ठीक है। बाकी चाइनीज, जापानीज और जर्मन हम नहीं जानते, तो जो भाषा हम जान रहे हैं उसी में मोटे तौर पे एक अंतर आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, अंग्रेजी में हम लिखते हैं राम इट्स अ मैंगो, ठीक है, लिखते हैं ना, और हिंदी में उसका अनुवाद क्या होगा, राम आम खाता है। अब आप देखें, अंग्रेजी में सब्जेक्ट है, उसके बाद क्रिया है,
कर्ता है, फिर क्रिया है और तब क्या है, कर्म। सब्जेक्ट है प्लीज, उसके बाद क्या है, वर्ब है, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। राम इट्स अ मैंगो, राम के बाद सीधे इट्स आ रहा है ना, तो इट्स क्या है, क्रिया है। कर्ता के बाद सीधे क्रिया आ रही है और हिंदी में उसका अनुवाद क्या होगा, राम आम खाता है। हुआ कि नहीं हुआ। यहां कर्ता के बाद सीधे क्या आ रहा है, कर्म आ रहा है। सामान्यतः अंतर आपको देखने को मिला कि नहीं मिला। तो ऐसे ही आप देखें कि कर्ता, कर्म, क्रिया के प्रयोग के आधार पर भी भाषाओं में क्या होता है, अंतर होता है। उसके अलावा हिंदी की प्रकृति अलग है। हिंदी की क्रिया से पता चल जाता है कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, मैं पत्र लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग अ लेटर। मैं पत्र लिख रही हूं, आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक है, आई एम राइटिंग अ लेटर अंग्रेजी में फीमेल के लिए भी है, स्त्रीलिंग के लिए भी है और पुल्लिंग के लिए भी है। लेकिन हिंदी की क्रिया से स्पष्ट पता चल जा रहा है कि यहां पत्र कौन लिख रहा है कि नहीं है। उसी प्रकार आप देखेंगे कि क्रिया विशेषण हो गया या विशेषण हो गया, इस तरह के भी जो प्रयोग होते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में या अलग तरह की भाषाओं में, तो क्या होता है, उनमें अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, इंग्लिश में देखिए, वह जो सर्वनाम का जो प्रयोग होता है, ही और शी होता है ना, ही पुल्लिंग के लिए और शी स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है, हिंदी में क्या है, वह है, सिर्फ वह है। वह जाता है, वह जाती है। वह क्या है, ही गोज, सी गोज। सी गोज से पता चला वह जाती है, ही गोज से पता चला वह जाता है। लेकिन हिंदी में क्या है, वह जाता है, वह जाती है। तो क्रिया से पता चल जाता है। एक और चीज देखें कि हिंदी में प्रत्येक शब्द का अपना एक लिंग है। ठीक है ना, है कि नहीं है। मैंने उपन्यास पढ़ा, मैंने कहानी पढ़ी। मैं तो मैं ही हूं, लेकिन उपन्यास पढ़ा और कहानी पढ़ी। क्यों? क्योंकि उपन्यास पुल्लिंग है और कहानी स्त्रीलिंग है। इसी को आप अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वहां नॉवेल का कोई ऐसा लिंग नहीं है, स्टोरी का कोई ऐसा लिंग नहीं है कि नहीं है। तो इस तरह से आप देखें कि शैली के आधार पर, शब्द प्रयोग के आधार पर, लिंग के आधार पर, व्याकरणिक संरचना के आधार पर भाषा की प्रकृति में क्या होती है, भिन्नता होती है। ठीक है, यह जो भिन्नता होती है वह अनुवादक के सामने एक समस्या पैदा करती है। अब फर्ज करें आप कि अनुवादक को दोनों भाषाओं की प्रकृति का ठीक से पता ना चले तो अर्थ का अनर्थ होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। कहाँ पुल्लिंग है, कहाँ स्त्रीलिंग है, वहीं गड़बड़, मामला खराब हो जाएगा। तो इस तरह से भाषा की प्रकृति में जो भिन्नता होती है स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की, वह स्वयं में अनुवाद के सामने एक सीमा पैदा कर देती है। और इस तरह से अनुवादक, जैसे कि मैंने आपको बहुत पहले बताया है, हमने जब ये पढ़ा कि एक अनुवादक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो इसमें पहला ही बिंदु था कि उसे स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की बारीकियों का ठीक से ज्ञान होना चाहिए। अगर उसे ज्ञान नहीं है तो फिर क्या कर पाएगा, अनुवाद नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें, अंग्रेजी में एक और उदाहरण दूं कि वहाँ हाउ है, व्हाट है, आर है, इन सब का क्या किया जाता है, प्रश्नवाचक रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम कहें हाउ कैन यू से दिस अंग्रेजी में, ठीक है, तो हिंदी में क्या ऐसा अनुवाद हुआ, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। ठीक है ना। और इसी को अगर आप हिंदी में ही पूछे आप ऐसा कह कैसे सकते हैं, तो हम जब शब्दों पे जोर देते हैं हिंदी में, उस जोर के आधार पर ही क्या हो जाता है, अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। किस लहजे में पूछा गया है, किस तरीके से पूछा गया है। आपने बलाघात, संगम और अनुतान पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, रोको मत जाने, ठीक है, रोको मत जाने, ठीक है ना, एक ही वाक्यांश है, लेकिन उसको हम कैसे पढ़ रहे हैं, किस शब्द पे जोर दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, उससे क्या हो जाता है, अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। तो कुल मिलाकर आप देखें तो स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की व्याकरणिक संरचना, शैलीगत संरचना, भाषिक संरचना में जो अंतर होता है, यह अंतर अनुवाद के सामने स्वयं में क्या है, सीमा पैदा करता है। और इसलिए
यह अपेक्षा की जाती है अनुवादक से कि वह स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की बारीकी को ठीक से समझ सके, तभी जाकर वह अच्छा अनुवाद कर सकेगा। आगे बात समझ में? तो पहला बिंदु है, ठीक है, कि स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की प्रकृति में भिन्नता यह अनुवाद की पहली सीमा या समस्या है। इसे आप भिन्न भिन्न प्रकार के उदाहरणों से व्यक्त कर दीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, जैसा कि मैं कह रहा हूं, कि अनुवादक से अपेक्षा की जाती है कि दोनों भाषाओं का सिर्फ ज्ञान नहीं होना चाहिए, शब्द ज्ञान नहीं होना चाहिए, उसकी बारीकी यानी कि व्याकरणिक संरचना की जो बारीकी है उसका भी उसे ज्ञान होना चाहिए। इसलिए आपसे कहता हूं ना कि अनुवाद बहुत धैर्य, श्रम और गंभीरता की मांग करता है। अब देखिए, किसी भी प्रश्न का उत्तर जब आप लिखें और इस तरह की बात हो तो आप इस तरह के उदाहरण से अपने प्रश्न का उत्तर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ आपकी बन जाती है। ठीक है। दूसरी सीमा है या जो दूसरी समस्या है वह है सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में भिन्नता। ठीक है, आई बात समझ में? सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश हर समाज का लगभग अलग अलग होता है। कुछ समानताएं भी होती हैं तो बहुत सारी भिन्नताएं भी होती हैं। जैसे अमेरिका का समाज है या इंग्लैंड का समाज है तो वहाँ का रहन सहन, वहाँ की जीवन शैली, तौर तरीके क्या है, अलग है। भारत का समाज है, यहाँ का रहन सहन, जीवन शैली, रीति रिवाज, परंपराएं क्या हैं, अलग है। और भाषाएं क्या करती हैं, उन परंपराओं को, उस जीवन शैली को, उस रीति रिवाज को अभिव्यक्त करती है। हमारे यहाँ कोई पर्व त्यौहार हो तो हम क्या करते हैं, व्रत गीत गाते हैं ना, गाते हैं कि नहीं व्रत गीत? ठीक है। कोई उत्सव हो तो उत्सव गीत गाते हैं कि नहीं गाते हैं? तो क्या है, यह यहाँ की सामाजिक परंपरा है या सामाजिक परिवेश है। उस उत्सव गीत को हम किस में गाते हैं, भाषा में गाते हैं, भाषा के माध्यम से ही अभिव्यक्त करते हैं ना। और कहा भी गया है कि साहित्य समाज का दर्पण है, कहते हैं ना, जो समाज है उसे साहित्य क्या करता है, प्रस्तुत करता है। तो साहित्य हवा में तो प्रस्तुत करता नहीं है, भाषा में ही प्रस्तुत करता है, भाषा में ही ना साहित्य प्रस्तुत होता है। तो इस तरह से आप यह भी कह सकते हैं कि भाषा समाज का दर्पण है। ठीक है ना, जो समाज है उस समाज की अभिव्यक्ति कौन करता है, भाषा, भाषा के माध्यम से उस समाज की अभिव्यक्ति होती है। अब भारत में ही अलग अलग तरह का परिवेश है, मान्यताएं हैं, विविधताएं हैं, दुनिया में तमाम तरह की विविधताएं हैं। तो उन विविधताओं को, स्रोत भाषा में जो विविधता है, जो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश है, उस विविधता को, उस सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को लक्ष्य भाषा में परिवर्तित करना, यह भी अनुवाद की एक बड़ी सीमा होती है। आई बात समझ में? अब जैसे कि मान लीजिए कुंभकर्णी नींद, कोई एक कहानी है, उस कहानी का कोई पात्र है, मान लीजिए उसमें लिखा है कि वह पात्र कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ था या वह कुंभकर्ण की तरह सोता था। तो यहाँ पे क्या है, कुंभकर्ण एक सांस्कृतिक मिथ है, एक तरह से कह सकते हैं आप कि कुंभकर्ण मतलब जो बहुत सोता था ना, महीनों महीनों सोया रहता था। ठीक है। तो अब जब किसी लैटिन भाषा में या चाइनीज भाषा में या फ्रेंच भाषा में जब वह आएगा तो वह फ्रेंच भाषा में जो अनुवाद करने वाला व्यक्ति होगा उसको यह पता होना चाहिए इस परिवेश के बारे में कि कुंभकर्ण सिर्फ एक नाम नहीं है, यह वह नाम है जिससे यह पता चलता है कि वह व्यक्ति क्या होता था, 6 महीने तक सोया रहता था, 6 महीने तक जागता रहता था। आगे बात समझ में कि नहीं? तो भाषा में जो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश है, उस परिवेश को लक्ष्य भाषा में बदलना भी क्या होती है, एक बड़ी चुनौती होती है। जैसे कि उबटन, उबटन नाम सुना है ना, क्या होता है उबटन, बताइए? हाँ, कब लगाते हैं? लगाते हैं ना शादी के समय। एक हमारे यहाँ वो भी लगाते हैं होलिका दहन के समय, सरसों का, पीली सरसों में और तिल के तेल वगैरह में होलिका दहन से पहले पूरे शरीर में लगाते हैं और उसको फिर होलिका दहन के साथ ही जला देते हैं। हमारे यहाँ उसे भी उबटन कहते हैं। ठीक है। तो हमारे यहाँ उबटन कब लगाते हैं, लड़की की जब शादी होती है, लगाते हैं ना। लेकिन नॉर्मली क्या है, अगर इसका आप अंग्रेजी में आप अनुवाद कर दीजिए तो क्या होगा, पेस्ट ऑफ हल्दी और क्या क्या होता है उसमें जो भी मिलाते हैं। तो वहां तो सिर्फ एक पेस्ट है लेडीज के मसाज के लिए, लेकिन हमारे लिए क्या है, वो एक सांस्कृतिक संदर्भ दे रहा है कि लड़की का जब विवाह होता है उस समय क्या किया जाता है, उबटन लगाया जाता है। अब देखिए हिंदी में उबटन आया है, ठीक है ना, मान लीजिए कोई कहानी, कोई उपन्यास या किसी भी तरह के किसी लिटरेचर में
उसका जब अनुवाद होगा अंग्रेजी में या किसी और भाषा में, तो सिर्फ पेस्ट ऑफ हल्दी से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि वो जो उबटन है उस विशेष सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की तरह इशारा कर रहा है कि जब लड़की की शादी होती है तो क्या किया जाता है, उबटन लगाया जाता है। तो इस तरह से परिवेश को स्थानांतरित करना भी एक बड़ी सीमा या बड़ी समस्या होती है। हिंदी में हम कहते हैं रोटी खा लो, कहते हैं ना, रोटी खा लो मतलब खाना खा लो, भोजन कर लो, ठीक है। उसका संदर्भ रोटी बनाने से भी, रोटी बना लो यानी कि भोजन बना लो, ठीक है। रोटी ला दो यानी कि खाने के लिए रोटी ला दो। अंग्रेजी में सिर्फ उसके लिए शब्द क्या है, ब्रेड, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा? अब यहाँ रोटी खाने के लिए भी है, पूरे भोजन के लिए भी है, रोटी बनाने के लिए भी है। रोटी मिली कि नहीं, यानी कि खाया कि नहीं खाया, वहां सिर्फ ब्रेड है उसके लिए। आगे बात समझ में कि नहीं? तो एक सीमा है कि नहीं अनुवाद की, ये सीमा। अब अनुवादक करे क्या? मान लीजिए रोटी का संदर्भ यहाँ पे पूरी भूख के लिए आया हो, ठीक है ना, कि रोटी से वह रोटी न मिलने के कारण वह क्या हो रहा था, बिलबिला रहा था। एक वाक्य है, इसका मतलब क्या है कि वह भूख से बिलबिला रहा था। वहां क्या सिंपल अनुवाद हुआ कि ब्रेड नहीं मिलने से वह बिलबिला रहा था। तो मजा आया? नहीं आया, क्योंकि वह पूरा संदर्भ उस पर स्थानांतरित नहीं हुआ। इसलिए अनुवादक के समक्ष एक बड़ी चुनौती यह होती है कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश जो शब्दों में, भाषाओं में जो गूंजते हैं, है ना, हर समाज का जो परिवेश होता है वह उसकी भाषा में दर्ज होता रहता है, गूंजता रहता है। उस परिवेश को कैसे स्थानांतरित किया जाए दूसरी भाषा में, ये भी एक चुनौती होती है। अब देखिए हमारे यहाँ मामा है, मामी है, चाचा है, चाची है कि नहीं है? तो फूआ है, फूफा जी है कि नहीं? हमारे फूफा कहते हैं, आप यहाँ बोइया बोलते होंगे शायद, ठीक है। वहाँ चाची के लिए भी आंटी, बुआ के लिए भी आंटी, मामा के लिए भी अंकल, चाचा के लिए भी अंकल। तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये मामा है कि चाचा है कि नहीं है? तो इसलिए अब प्रकृति बदल जाती है भाषा की, सामाजिक परिवेश बदल जाता है, और ये सामाजिक परिवेश का बदलाव जो है, जो अलग अलग भाषाओं में दर्ज होता है, वह अनुवाद के सामने एक बड़ी सीमा या समस्या के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। इसलिए अनुवादक को यहाँ भी क्या चाहिए कि दोनों भाषाओं, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, दोनों का जो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश है, ठीक है ना, उस परिवेश की भिन्नता को ठीक से वह समझ सके, तब जाकर वह अच्छा अनुवाद कर सकेगा। इसी क्रम में आप देखें कि इसी सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में एक और उदाहरण आपको दूं, मुहावरे और लोकोक्तियां, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्तियां विशेष तौर पे, ठीक है ना, अनुभवों का क्या होती है? लोकोक्तियां अनुभव का सार है कि नहीं है? जो लोक में प्रचलित उक्ति है वह क्या है? हमारे बुजुर्ग पुराने परंपरा से उन्होंने कुछ देखा, समझा, अनुभव किया, उसे कह दिया और वह लोकोक्ति के रूप में प्रचलित हो गई। अब मान लीजिए एक लोकोक्ति है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है हमारे यहाँ कि समय बीत जाने पर हाथ मलने और पछताने से कुछ होने वाला नहीं। अब मान लीजिए इस लोकोक्ति का प्रयोग लेखक ने या साहित्यकार ने कहीं किया है, किसी कहानी, उपन्यास या किसी लिटरेचर में, ठीक है, और इसका अनुवाद चाइनीज में होना है, जापानीज में होना है या फ्रेंच में होना है, ठीक है। तो वहां शाब्दिक अनुवाद से काम नहीं चलेगा। वहां अगर अनुवादक शाब्दिक अनुवाद कर देगा कि चिड़िया चुग गई खेत, मतलब कुछ भी तरह से अनुवाद ऐसा कर दे इसका सेंस आए कि चिड़िया फसल खा चुकी है, तो अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। सिंपल अर्थ तो यही हुआ ना, लेकिन इसका विशेषार्थ क्या है कि समय बीत जाने पर हाथ मलने से कोई फायदा नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में अनुवादक को क्या करना होगा? उस सामाजिक परिवेश से भी परिचित होना पड़ेगा, तभी जाकर उस भाषा में उसके समकक्ष जो लोकोक्ति है या उसका जो सही अर्थ होता है, उस अर्थ को वह लक्ष्य भाषा में क्या कर सकेगा? परिवर्तित कर सकेगा। इसलिए सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की जानकारी अनुवादक के लिए बहुत आवश्यक है, और यह भी एक कहीं ना कहीं अनुवाद की सीमा बन जाती है कि सामाजिक परिवेश की अगर जानकारी न हो तो अच्छा अनुवाद नहीं हो सकेगा, ठीक है। तीसरी जो महत्वपूर्ण समस्या है वह है प्रयुक्ति परक सीमाएं या प्रयुक्ति परक समस्या। अब प्रयुक्ति क्या है, ठीक है ना, इसे समझ लीजिए। विभिन्न विषयों, कार्य क्षेत्रों की भाषा अलग अलग होती है, ठीक है ना। अब जैसे कि विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, ठीक है ना, तो वाणिज्य, कॉमर्स, इसमें जो शब्द प्रयोग होते हैं
उनके अपने क्या होते हैं, विशेष अर्थ होते हैं। प्रशासनिक, जैसे कि पारिभाषिक शब्दावली आपने पढ़ा होगा। पारिभाषिक शब्दावलियाँ क्या है, जिनकी सीमा निश्चित कर दी गई है, निश्चित परिभाषा जिनकी दे दी गई है। अब इंजीनियरिंग का लैंग्वेज अलग होगा, साइंस का लैंग्वेज अलग होगा, लिटरेचर का लैंग्वेज अलग होगा। अब इंजीनियरिंग में आप लिटरेचर तो लिख नहीं सकते, या लिटरेचर लिखने बैठे तो इंजीनियरिंग की भाषा का इस्तेमाल तो आप कर नहीं सकते, अपने अपने टेक्निकल टर्म्स है सबके, ठीक है। तो कहने का मतलब है, प्रयुक्ति से क्या समझे हम कि अलग अलग जो विषय है, वाणिज्य है, विज्ञान है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, इसमें जो प्रयोग होने वाले जो शब्द हैं, ये शब्द अलग होते हैं और इनकी शब्दावली में क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है ना। संदर्भ अलग अलग होता है और विभिन्न स्तर पर प्रयुक्त होने वाली जो अलग अलग विषयों में जो शब्दावलियां हैं, इन शब्दावलियों को हम क्या कहते हैं, प्रयुक्ति कहते हैं, ठीक है। और अनुवाद के सामने एक समस्या या उसकी सीमा आती है कि सही प्रयुक्ति का चयन कैसे किया जाए, और सही प्रयुक्ति का चयन करना भी अनुवादक के सामने एक बड़ी समस्या पैदा कर देती है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए एक शब्द है फाइन, FINE, ठीक है। फाइन, FINE, फाइन का अर्थ होता है सुंदर, अच्छा, ठीक है ना, सटीक, और फाइन का अर्थ जुर्माना भी होता है कि नहीं है। जैसे कि वेरी फाइन क्लॉथ, कपड़ा बहुत सुंदर है, वेरी फाइन, बहुत अच्छा। कोई खिलाड़ी खेल रहा है, अच्छा शॉट मारा तो कहते हैं बहुत अच्छा, ठीक है। वही फाइन क्या है, आप कॉलेज नहीं आए बहुत दिन तक तो फाइन चार्ज कर दिया गया, तो वही फाइन क्या हो गया, जुर्माना हो गया, ठीक है। तो कौन सा शब्द कहाँ प्रयोग होगा और किस अर्थ में प्रयोग होगा, इसे जानना या समझना यह प्रयुक्ति परक सीमा होती है। यानी कि अलग अलग विषय क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द हैं वह क्या अर्थ दे रहे हैं, ठीक है ना, उस अर्थ के साथ लक्ष्य भाषा में उस भावबोध को स्थानांतरित करना या उस अर्थ को स्थानांतरित करना, यह अनुवादक के सामने एक बड़ी चुनौती होती है। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में सैंक्शन और अप्रूवल दोनों को लगभग एक जैसा अर्थ माना जाता है कि सैंक्शन हो गया या अप्रूव हो गया, लेकिन कई बार तकनीकी रूप से आप देखें तो यहाँ पे भी अंतर देखने को मिलता है। तो शब्दों का जो प्रयोग है, अलग अलग विषय क्षेत्र के जो शब्द हैं उनका सही अर्थ लक्ष्य भाषा में कैसे लेके आना है, यानी कि स्रोत भाषा में क्या अर्थ देने के लिए वो प्रयुक्तिपरक शब्द प्रयोग हुए हैं, इसकी जांच करना, पड़ताल करना और उसे लक्ष्य भाषा में स्थानांतरित करना, यह अनुवादक की एक बड़ी चुनौती या बड़ी समस्या होती है, या जिसे आप सीमा कह सकते हैं। आई बात समझ में। और अंतिम समस्या वह है क्षेत्रीयता की समस्या या क्षेत्रीयता की सीमा, ठीक है। अब क्षेत्रीयता परक सीमा या क्षेत्रीयता परक समस्या क्या है, इसे आप ऐसे समझें कि पूरी दुनिया के संदर्भ में भी आप इसे देख सकते हैं और भारत के संदर्भ में भी आप इसे देख सकते हैं। भारत बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारी बोलियां हैं, भाषाएं हैं, ठीक है। तो उन बोलियों में, अलग अलग बोलियों में, अलग अलग भाषाओं में वहाँ का जो परिवेश है, वहाँ का जो क्षेत्र है, उसकी जो परंपरा है, जो जीवन शैली है, वह क्या है, उसमें प्रकट होती रहती है, ठीक है। दुनिया के स्तर पे देखें तो एक भारत को मान लीजिए एक क्षेत्र, बाकी दुनिया को अलग अलग क्षेत्र आप मान लीजिए। तो परिवेश बदल जाने से, समाज में थोड़ा बहुत अंतर हो जाने से, भारत को तो आप इस मामले में विविधताओं का ही देश है। दक्षिण भारत में चले जाइए अलग है, नॉर्थ ईस्ट में चले जाइएगा तो अलग जीवन शैली है, परंपरा है, लोग अलग हैं, उनके रीति रिवाज थोड़े अलग हैं, बंगाल में अलग है। तो क्षेत्रीयता परक सीमा में सामाजिक परिवेश तो आता ही है, ठीक है। सामाजिक परिवेश के साथ साथ वो जीवन शैली और भाषागत भिन्नता भी, ठीक है। अब आप महिला आंचल उपन्यास पढ़िए, ठीक है ना। महिला आंचल उपन्यास को क्या कहा गया है, आंचलिक उपन्यास। क्यों कहा गया है, क्योंकि वहाँ की जो आंचलिक बोलियां हैं, जो शब्दावलियां हैं, उनका उसमें प्रयोग किया गया है। अब उस अंचल की जो एक खास सीमा में, एक जो भौगोलिक सीमा है, उसमें जो जीवन शैली है, जो लोग हैं, जो भाषा है, जो रहन सहन है, उसको वह उपन्यास क्या कर रहा है, अभिव्यक्त कर रहा है। अब उसी को आप दक्षिण भारत में समझाना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, एक एक चीज को, एक एक बात को, एक एक संवाद को ठीक से समझना होगा
कि क्या उसका अर्थ है और तब उसका अनुवाद करना पड़ेगा। तो अगर ये समस्या अपने ही देश में आ गई, ठीक है ना, भाषा की भिन्नता और परिवेश की भिन्नता के कारण, तो दुनिया के स्तर पर देखिए तो और बहुत ब्रॉडर रेंज हो गया ना। तो क्षेत्रीयता की समस्या क्या है कि जो बोली है या जो भाषा है, जो क्षेत्र विशेष की जो बोली और जो भाषा है, वह क्षेत्र बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, ठीक है ना। छोटे स्तर पे लेना है तो एक देश के अंदर कई सारे जो क्षेत्र हैं और जो परंपराएं और संस्कृतियां उनको ले सकते हैं, और बड़े स्तर पे देखना है तो विश्व के मानचित्र पे आप इसको देख सकते हैं। तो क्षेत्र विशेष में जो बोली प्रयोग की जा रही है, जो संस्कृति आ रही है, ठीक है ना, उसको समझना, उसके सूत्र को समझना और लक्ष्य भाषा में उसे क्या करना, रूपांतरित करना, यह भी अनुवाद की एक सीमा है, या उसे आप समस्या कह सकते हैं। विश्व स्तर पर देखें आप, अगर बड़े स्तर पर अगर आप देखें तो अब मान लीजिए एक उदाहरण देता हूं आपको, कोई उपन्यास है, ठीक है, और वह उपन्यास हिंदी में लिखा गया है, लेकिन उत्तराखंड की कोई कहानी है। मान लीजिए उस उपन्यास में उत्तराखंड की कोई एक प्रेम कहानी चल रही है वो हिंदी में, लेकिन चूंकि वह परिवेश उत्तराखंड का है तो उस उपन्यास में आने वाले जो पात्र हैं वो बीच बीच में अपनी लोकल भाषा यानी कि क्षेत्रीय भाषा भी क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो एक ही उपन्यास में, उपन्यास हिंदी का है लेकिन उसमें डायलॉग किसके हैं, उत्तराखंड के हैं, पहाड़ी डायलॉग है। अब उसका अनुवाद अगर फ्रेंच में होना है तो सोचिए आई कि नहीं समस्या। पहली समस्या तो हिंदी का जो कंटेंट है, अंतर वस्तु है, उसे फ्रेंच में ले आओ, और उससे भी बड़ी समस्या कि उसमें भी एक बोली है, उसमें भी एक क्षेत्र विशेष है, उस समस्या को भी या उस भावबोध को भी क्या करो, फ्रेंच में लेकर के आओ, है कि नहीं है, आई बात समझ में। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि कोई भी साहित्य, लिटरेचर जो होता है या जो सूचना होती है, उसमें अगर उसकी क्षेत्रीयता का अंश है, क्षेत्रीयता का परिवेश है, तो उस परिवेश को लक्ष्य भाषा में रूपांतरित करना भी अनुवाद की एक बड़ी सीमा या बड़ी समस्या होती है। आगे बात समझ में। तो सबसे पहले आप जब उत्तर लिखेंगे इस प्रश्न का, तो अनुबिंदुवार एक एक क्रम से आप अनुवाद की इन 4 समस्याओं का जिक्र कर देंगे और उसके बारे में विस्तार से उदाहरण के सहित आप उत्तर लिख देंगे, आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है, सब ठीक है, ठीक है।